और आपको समझना पड़ेगा, जब आपको ये सारा सिस्टम समझ आ चुका है कि ना तो आपका न्यायिक तंत्र आपके साथ है, ना ही आपके साथ ये आपका प्रशासनिक तंत्र है, ना ही बैंकिंग व्यवस्था ही आपके साथ है, तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ इसके आपको एजेंडा 2030 समझना पड़ेगा। जिस एजेंडा 2030 के साथ ये चल रहे हैं, ये बैंकिंग सिस्टम भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ ही दिन में आपको पता होगा कि बैंक पूरी भागने वाली है। विदिन 2 ईयर्स के अंदर अंदर आप देखोगे अधिकांश बैंक यहां से भाग जाएंगी, क्योंकि सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला चुके हैं। न्याय तो होता ही नहीं है जी, पूरा का पूरे। अब आप देखोगे ये जो जिस आपको तो मालूम होगा कि जिस एजेंडे के साथ ये चले हुए हैं, क्योंकि जो इनका बाप बैठा हो रोथचाइल्ड, उसके खिलाफ तो ये जा ही नहीं सकते। न्याय तंत्र तो आप लोगों के लिए बना ही नहीं। आप किस गलतफहमी में हो गुरुजी? न्याय की तो आप बात ही मत कीजिए इस देश के अंदर। अगर न्याय यह है तो फिर मैं परिभाषा पूछना चाहता हूं उस थानेदार से कि अपराध की क्या परिभाषा है। अगर ये न्याय था, अगर ये अपराध नहीं था, जब हम लोग थाने में इन लोगों ने बुलाया था बातचीत करने के लिए, तो इन लोगों को बातचीत करनी चाहिए थी, जांच करनी चाहिए थी। हम लोगों के पास आवेदन थे, हम लोगों के पास एफआईआर थी, हम लोग इनको समझा रहे थे, उस एचओ को हम बता रहे थे, लेकिन पता नहीं वो किस अकड़ में था। अकड़ तो उसके पास यही थी ना गुरुजी कि पैसे मिल चुके थे। अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो हमारी सुनता भी, पैसे हम दे देते तो हमारी सुनता। नमस्ते साथियों, जैसा कि आपको पता था कि हाल ही में अभी चोलामंडलम के जो फाइनेंस कंपनी के जो गुंडे थे, लगभग 15-20 गुंडों ने मिलकर हमारी एक साथी की गाड़ी को उठा लिया था। उससे पहले हम लोगों ने एक आवेदन भी भेजा हुआ था। आवेदन के बाद हमने एफआईआर भी करी हुई थी। ना तो हमारा आवेदन का जवाब आया, ना हमारी एफआईआर का ही जवाब आया। जब हमको लगने लगा कि उन लोगों को अपनी खुदी पे आ चुके थे, हमने उनको लीगली तरीके से नोटिस भी दे दिया था, वो फिर भी नहीं माने, तो हम सभी लोग एकजुट होकर हम उस फाइनेंस कंपनी के बैंक में जो कंपनी थी उसके बैंक मैनेजर से मिलने के लिए गए थे। तो जब हम बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को जब हम फ़ोन करते हैं तो पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हम आप लोगों के लिए नहीं बैठे हैं। फिर हम चले जाते हैं मैनेजर के पास, और मैनेजर से जब हम बात करते हैं ब्रांच में जाकर, तो ब्रांच मैनेजर वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है और हमारे ऊपर उलूल जुलूल शांति भंग के, मारपीट के, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के नाना प्रकार के अलग अलग आरोप लगा देता है। तो मैंने खुद ने जब प्रशासन को कॉल करी थी तो प्रशासन ने मना कर दिया था, लेकिन बैंक मैनेजर के द्वारा कॉल करने पर प्रशासन की गाड़ी वहां भरकर आती है। और जब गाड़ी वहां पर भरकर आती है तो ये जो सारा प्रकरण जब उस घटना पर हो रहा था, तो ये सारा घटनाक्रम हम लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड भी कर रखा है कि कहीं प्रशासन यहाँ आ जाए और ये बैंक वाले हमको गलत आरोपों में फंसा दें। तो इस प्रकार का हमने सारा प्रकरण अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लिया था। तो जब वहाँ प्रशासन आता तो प्रशासन आने के बाद प्रशासन यही कहता कि बैंक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से भी और हमसे भी कि आप थाने आइए, थाना में हम आपसे बात करते हैं। तो थाने में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर जो एसएचओ होता है, एसएचओ के सामने पहले तो बैंक मैनेजर को वो बुलाता है। बैंक मैनेजर को बुलाने के बाद उसकी तो उसने पूरी बात सुन ली थी, लेकिन हम जब अपने विषय को रखते हैं साक्ष्यों के आधार पर, तो डायरेक्ट एसएचओ हमें अंदर डिटेन कर लेता है। मेरे साथ 3 साथी थे, प्रदीप, मुकेश और नरेंद्र चौधरी। हम साथियों को डिटेन करने के बाद हम लोगों को डराता है, धमकाता है, गालियां देता है। ये प्रशासन का हाल था। वैसे प्रशासन बात करता है सेवा सुरक्षा सहयोग की। आप मुझे ये बताइए कि जिस प्रशासन जो बात करता है सेवा सुरक्षा सहयोग, क्या आपको इसमें संगीतमयता, क्या रक्षण, क्या पोषण इसमें आपको कहीं नजर आता है? जिस सहयोग की बात करते हैं और जिस सेवा की बात करते हैं, ये बैंक वाले गुंडों के फोन करने पर तो ये पहली बार में ही आ जाते हैं, लेकिन जब जनता इनको फोन करती है अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी पोषण के लिए, अपने रक्षण के लिए, तो ये लोग गुंडागर्दी के तहत हम लोगों से बदतमीजी से बातें करते हैं और नहीं आते हैं। लेकिन ये फाइनेंस कंपनी के जब गुंडे इनको बुलाते हैं तो ये तुरंत आ जाते हैं।
कहीं ना कहीं हमें तो यही लगता है कि इनको फंडिंग होती है फाइनेंस कंपनियों के द्वारा भी, क्योंकि जब जनता इनको बुलाती है तब तो ये नहीं आते कि ये पक्षपात क्यों है। अगर हम वाकई में अगर हम गलत हैं, अगर हम वास्तव में गलत भी हैं, तो ये हमारे आवेदन का जवाब क्यों नहीं देते। जब इनसे पहले हम लोगों ने FIR इन फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कर रखी थी तो इन लोगों ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, क्यों कार्रवाई नहीं करते ये? क्योंकि ये लोग पूरा सिस्टम पूरा मिला हुआ है। आप लोग बताइए कि हम बैंक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लड़ें या इस प्रशासन से लड़ें या फिर हम इस जुडिशियल सिस्टम से लड़ें या फिर हम स्वास्थ्य तंत्र से लड़ें। आप जिस भी तंत्र को देखोगे उस सारा का सारा तंत्र में आपको यही नजर आएगा, कहीं भी स्पष्टता आपको नजर नहीं आती, ना ही कोई पारदर्शिता नजर आती है। केवल पूंजीपति लोगों की ही ये सुनवाई करते हैं, एक गरीब जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। मामला दरअसल हमारा यही था कि हम लोगों ने जो आवेदन दिया हुआ था उस आवेदन में यही था, हमने बैंक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से यही पूछा था कि हमारे पास हमें कुछ संशय हुआ है कि आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अगर आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है तो आप हमारे आवेदन का जवाब दे दीजिए। अगर आप लोग ठीक हो, क्योंकि आवेदन में यही था कि आप जो जिस पैसे में लेन देन कर रहे हो ये लीगल नहीं, इनलीगल है, ये अवैध है, ये नकली है और इसके एविडेंस हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। RBI के वो एक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आज जो प्रचलन में आज जितनी भी ये कर्ज को वितरित कर रही है, फाइनेंस कंपनी हो या अन्य बैंक हो, ये सारा का सारा नकली पैसा है। इसके खिलाफ हम जो इनके पास इनके ऊपर जो मुकदमा बनता है वो सेक्शन 230 से 254 तक और IPC की धारा जो 489 काखा के अंतर्गत ये पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, तो भी प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता। तो इतना करने के बावजूद भी ये हमारा सारा कल का मामला था, क्योंकि फिर उसके बाद होता क्या है, वहां पत्रकार आते हैं, पत्रकार भी हमारे ऊपर इनलीगल तरीके से गलत तरीके से न्यूज को चलाता है, अखबार में न्यूज छापता कि हम लोगों ने बैंक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट करी, हमने वहां शांति भंग करने की कोशिश करी। ये सब हमारे पास हमारे ऊपर उलूल जुलूल इस प्रकार के हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि वो लोग कभी इस विषय पर बात नहीं करते कि आपने पे क्यों नहीं की। हम तो कहते हैं कि हम लोगों ने जानबूझकर किस्तें पे नहीं की, हम जानते हैं कि तुम भारत की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हो। अगर तुम फ्रॉड नहीं कर रहे हो तो आप लोग हमारे आवेदन का जवाब क्यों नहीं देते हो? अगर आप वाकई में ठीक हो तो आप हमारे ऊपर कार्रवाई करवाइए। प्रशासन को जब हम ये बात बताते हैं तो प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करता नहीं है। तो फिर आपको अब जब प्रशासन भी इन लोगों के साथ मिला हुआ, क्योंकि मैं स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगाता हूं पूरे प्रशासन पर कि इनको फाइनेंस कंपनियों के द्वारा फंडिंग होती है, इनको हिस्सा मिलता है, तभी ये लोग उनकी एक कॉल करने पर आ जाते हैं और जब हम कॉल करते हैं तब नहीं आते हैं। अगर यही बात है, अगर इनके अंदर ये पक्षपात की जिस सेवा सुरक्षा सहयोग की ये बात करते हैं, अगर इनके अंदर वाकई में वो बात है तो ये लोग हम लोगों ने जब कॉल करी थी तो ये क्यों नहीं आए? उस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। SHO ने हमें गलत तरीके से वहां पर डिटेन कर लिया था। तो इसके बाद हमारे साथ गुरुजी भी थे, हम लोगों को तो उन लोगों ने अंदर डिटेन कर लिया था। बाहर का माहौल कैसा था? बाहर भी जब मैनेजर पूरी तरीके से अकड़ में था और पूरी तरीके से उसके मन में यही था और यही कह रहा था कि जितना तुम में दम है तुम लगा लो और फिर आप गाड़ी को लेकर ही दिखाओ। तो इससे आगे गुरुजी बताएंगे कि क्या मामला रहा। हम तो अंदर डिटेन कर लिए थे, बाकी जो पुलिस वाले गुरु इनको धमका रहे थे, क्योंकि अखबार में हमने न्यूज पेपर में जब ये कटिंग पढ़ी है, इन्होंने जो वो अपना कैंपेन चलाया था हम लोगों के खिलाफ कि इन लोगों ने गुंडागर्दी करी है, हरियाणा से 15-20 गुंडों को बुला लिए थे। अब मैं पूछना चाहूंगा, गुरुजी उस समय बाहर थे, हमने कोई व्यक्ति बाहर से नहीं बुलाया था और हम 4 लोगों को उन्होंने डिटेन करने के बाद शांति तरीके से बाहर बैठे हुए थे। उनमें से हमारे साथ गुरुजी भी थे, तो ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बाहर का रुक रहा। हाँ जी गुरुजी। देखिए, हम बाहर थे, हमने कई लोगों से बातचीत की जो वहाँ के स्थानीय लोग थे। ये घटना कामा की है, कामा राजस्थान की, जो जिला डीग में आता है। तो वहाँ के लोगों से बात की, मैंने कहा हमारे साथी गलत तो नहीं थे, गुनाहगार तो नहीं थे।
दोषी तो नहीं थे, लेकिन उनको ही अंदर डाल दिया, उन्हीं को बंद कर लिया। जो दोषी था ये बैंक का मैनेजर, ये देखो सामने घूम रहा है। तो वहां के लोगों ने हमें बताया कि आपको पता नहीं है जी, आप तो बड़े सीधे हो, यहाँ की पुलिस जो है बहुत रिश्वतखोर है, बहुत ज्यादा रिश्वतखोर है यहाँ की पुलिस। जो रिश्वत लेता पकड़ा जाए या जिसके विषय में पता चल जाए, साबित हो जाए इसने रिश्वत ली है, मैं गारंटी से कहता हूं बैंक से रिश्वत ली है, इस थाने में बैंक से रिश्वत गई है। वरना हम जब बुला रहे हैं पुलिस को तो पुलिस नहीं आ रही है। उससे पहले तो हमने बुलाया है पुलिस को। हमने पुलिस को इसलिए बुलाया है कि हमारे साथ में हमारा भाई है अनिल, जिसके साथ में डकैती डाली गई है जी। गाड़ी को लूटा गया है, हथियारों के बलबूते पर लूटा गया है गाड़ी को। ऐसे थोड़ी कि कह दिया और गाड़ी ले ली, ऐसे नहीं है। प्रदीप तो था भी नहीं वहां, जिसकी गाड़ी है वो तो था भी नहीं, वह तो एक मित्र था उसका जो गाड़ी लेकर के अलवर गया था किसी काम से। उसको हथियार दिखाए हैं, उसके हस्ताक्षर करवाए हैं और उससे गाड़ी छीनी है बाकायदे। उसको मारने की, जान से मारने की धमकी दी है, ऐसे लूटा है गाड़ी को। अगर ऐसा चलता रहा, राजस्थान ही नहीं दुनिया देश भर में कहीं भी अगर ऐसा चलता रहा तो देख लेना फिर। ये पब्लिक है, ये जनता है, क्रांति पर उतारू हो जाएगी। फिर मत कहना, फिर कुछ मत कहना कि नियम भंग हो गए, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो कानून के ठेकेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो व्यक्ति, वे तो रिश्वत खा जाते हैं और लोगों से। हमारे सोमदेव को अंदर डाल दिया, बंद कर दिया। हमें ये तो बताएं कि किस आरोप में। हम कोई शांति भंग करने नहीं गए थे, बल्कि उन बैंक वालों ने अपने साथ में गुंडे खड़े कर रखे थे जो हमसे लड़ रहे थे। हम तो वहां पर केवल अपनी गाड़ी लेने गए थे। भाई हमारी गाड़ी को तुमने छीना है। उन गुंडों ने बताया कि हम तो चोलामंडलम बैंक के मैनेजर ने भेजे हैं। तो हम किससे मांगने जाएंगे? आपसे मांगने जाएंगे, किससे मांगने जाएंगे? फिर आपने इस बात को हाँक भी लिया, स्वीकार कर लिया कि हाँ जी आपकी गाड़ी को तो हमने ही पकड़ा है। पकड़ा है तो ऐसे कैसे पकड़ लिया? प्रदीप से लेते, प्रदीप के पास थी गाड़ी। अगर कुछ रह रहा था आपका तो प्रदीप से लेते, जबकि सच्चाई तो यह है कि कुछ भी नहीं रह रहा। इसीलिए आवेदन लगाया था, आवेदन का जवाब आप दे नहीं पाए और गाड़ी को हड़प लिया। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये तो बिल्कुल सरेआम गुंडागर्दी है। और फिर इस गुंडागर्दी में सहायक कौन होता है? मीडिया, पत्रकार सहायक हो रहे हैं। वो उल्टे खबर को उछाल रहे हैं हमारे खिलाफ। लगता है कि इस देश में सब कुछ बिका हुआ है, वो भी बिके हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो बिके हुए हैं तो कोई तो होगा अपना भी, सरकार में कोई तो बैठा होगा। अभी और देखते हैं हम, और भी प्रशासन की मदद लेकर के देखते हैं। यहां तक नहीं, यहां से ऊपर चल करके देखते हैं जरा। हो सकता है कोई ईमानदार हमें मिल जाए जो हमारी सहायता करे। अरे हमारी ही तो गाड़ी लूटे और हम ही अंदर जाए, हम पर ही मुकदमा चले, ये कहां का न्याय है? कोई बताए तो सही हमें। क्या इसी को न्याय कहते? मैं ये कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, अभी सोमदेव जी से करना चाहता हूं। सोमदेव जी आप ही बताइए, क्या यह न्याय है? न्याय तो होता ही नहीं है जी, पूरा का पूरे। अब आप देखोगे ये जो जिस आपको तो मालूम होगा कि जिस एजेंडे के साथ ये चले हुए हैं, क्योंकि जो इनका बाप बैठा हो रोथचाइल्ड, उसके खिलाफ तो ये जा ही नहीं सकते। न्याय तंत्र तो आप लोगों के लिए बना ही नहीं। आप किस गलतफहमी में हो गुरुजी? न्याय की तो आप बात ही मत कीजिए इस देश के अंदर। अगर न्याय यह है तो फिर मैं परिभाषा पूछना चाहता हूं उस थानेदार से कि अपराध की क्या परिभाषा है? अगर ये न्याय था, अगर ये अपराध नहीं था, जब हम लोग थाने में इन लोगों ने बुलाया था बातचीत करने के लिए,
तो इन लोगों को बातचीत करनी चाहिए थी, जांच करनी चाहिए थी। हम लोगों के पास आवेदन थे, हम लोगों के पास FIR थी, हम लोग इनको समझा रहे थे, उस एचओ को हम बता रहे थे, लेकिन पता नहीं वो किस अकड़ में था। अकड़ तो उसके पास यही थी ना गुरुजी कि पैसे मिल चुके थे। अगर उसको पैसे नहीं मिलते तो वो हमारी सुनता भी, पैसे हम दे देते तो वो हमारी सुनता। सही बात है। इसका मतलब न्याय आजकल खरीदा जाता है, बिक रहा है, तराजू पर तुल करके न्याय बिक रहा है। मैं आपको अंदर जब भी हम बैठे थे, कुछ साथियों को तो ऐसे उन्होंने हिरासत में लिया हुआ था जिनसे पैसे मांग रहे थे छोड़ने के, जिनका कोई जुर्म ही नहीं हुआ था, जुर्म ही नहीं था। मैं चैलेंज के साथ ये कहता हूं, मैं भारत के जुडिशियल सिस्टम से कि जितने भी आज भारत के अंदर जो कैद खाने में कैद हैं, जेल खानों में जो कैद हैं, उनकी आप लीगली तरीके से कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। उनमें से 99.99% निर्दोष पाएंगे आपको। तो ये सारी घटनाएं आप भारत के न्यायिक तंत्र को देख सकते हो, और आपको समझना पड़ेगा जब आपको ये सारा सिस्टम समझ आ चुका है कि ना तो आपका न्यायिक तंत्र आपके साथ है, ना ही आपके साथ ये आपका प्रशासनिक तंत्र है, ना ही बैंकिंग व्यवस्था ही आपके साथ है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और साथ ही साथ इसके आपको एजेंडा 2030 समझना पड़ेगा। जिस एजेंडा 2030 के साथ ये चल रहे हैं, ये बैंकिंग सिस्टम भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ ही दिन में आपको पता होगा कि बैंक पूरी भागने वाली है। विदिन 2 इयर्स के अंदर अंदर आप देखोगे अधिकांश बैंक यहां से भाग जाएंगी, क्योंकि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला चुके हैं, और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को आते ही लाने वाले नहीं है, आ चुकी है। आप देखोगे ई-रुपया इन्होंने अपना लॉन्च कर दिया RBI ने, और ई-रुपया आपके पास जो कैश है उस कैश को खत्म कर कर डिजिटली आपके पास ये पैसा रहेगा, और डिजिटली जब आपके पास रहेगा तो कोई बैंक आपके पास नहीं रहेगी। क्योंकि आपको पता होगा सरकार ने जो पुराने प्रिंट नोट होते थे उनकी प्रिंटिंग पर रोक लगा दी है। जो नए नोट छापे जाते थे वो नोट छपने बंद हो गए हैं, और जितने भी मार्केट के अंदर नोट है धीरे धीरे सरकार उनको वापस ले रही है। अभी 2000 का नोट बंद हुआ है, फिर 500 का भी होगा, 100 का भी होगा, 50 का भी होगा, 10 का भी होगा। ये सारे नोट बंद होने वाले हैं धीरे धीरे, और इन नोटों को बंद होने के बाद सरकार जब पूरी तरीके से आपको ये CBDC डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देगी, तब लेकर आएगी सोशल क्रेडिट सिस्टम। और सोशल क्रेडिट सिस्टम को आने के बाद आप उस दिन ये समझ लेना, जिस दिन आप सोशल क्रेडिट सिस्टम को मीडिया के माध्यम से सुनना शुरू कर दो, न्यूज़पेपरों में सुनना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, उस दिन मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को 6 महीने के अंदर गुलाम देख लेना। आपको ये बात मजाक लग रही होगी, क्योंकि जिस एजेंडा 2030 के तहत ये गुरुजी चले हुए हैं, आप उसको अच्छी तरीके से समझते हो, और इसका आपको विदित भी होगा। नहीं, मैं अपने सारे भारतवासी भाइयों को हाथ जोड़ करके बताना चाहता हूं, और मेरी बात पर गौर करें और ध्यान से सुने इस बात को। जैसा कि अभी सोमदेव आर्य जी ने बताया है कि बैंक भागने वाले हैं, ये सचमुच भागने वाले, इस बात की गारंटी है। ये भागेंगे, सारे बैंक हट जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? जिन भारतीयों का पैसा बैंकों में जमा है, जिनका रुपया बैंकों में जमा है, वो अपना रुपया निकाल लें, पहली बात। वरना जब ये बैंक भागेंगे तो आपका रुपया इनके साथ में ही चला जाएगा, मर जाएगा आपका रुपया। दूसरी बात, इन बैंकों से कर्जा लीजिए, पैसा लीजिए इन बैंकों से, और उसका भुगतान उसी तरह कीजिए जिस प्रकार से इसमें बन रही करेंसी, रिजर्व बैंक में जो करेंसी, पेपर करेंसी बन रही है, छप रही है, जो ये किस भाव में छप रही है। 1 रुपए का मानक मूल्य 777 मिलीग्राम सोना है, 24 कैरेट वाला। अगर इतना ये लेते हैं, इसके हिसाब से लेते हैं, 15 रुपए में 1 तोला सोना ले लेते हैं ये, तो इस तरह से इन्हें देना भी चाहिए। जैसे लेते हैं, जिस प्रकार लेते हैं उस प्रकार देते क्यों नहीं है? उस सोने को कहां ले जाते हैं? जब इनसे पूछा जाता है कि सोना क्यों लेते हो,
तो ये कहते हैं कि ये सोना हमें देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है? कि कोई हमारे इस पेपर करेंसी के बदले लेना चाहे तो, क्योंकि हमने वचन दे रखा है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो इसलिए उस वचन खंड के अनुसार हमें देने पड़ते हैं। लेकिन दिए तो किसी को नहीं है, तो कहते हैं कि किसी ने मांगे भी नहीं है, दे कैसे? किसी ने मांगे भी नहीं है, तो हम कहने लगे लाओ हमें दो, हम मांग रहे हैं। तो ये दिखाते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि जी इसकी जिसने गारंटी दे रखी है ना वो दिलवाएगा। तो हम तो जानते नहीं भाई, हम तो कोर्ट का सहारा लेते, अदालत का सहारा लेते हैं, तो मांगते हैं। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जो लेता है वह देगा भी जरूर, और नहीं देगा तो भागेगा यहां से। भागेगा तो उसे भागने से पहले क्या है कि अगर भागते चोर की लंगोटी भी हाथ आ जाए तो बहुत गनीमत जानो। इसलिए इन भागते हुए पैसे कुछ निकल जाए तो निकाल लो, बहुत लूट चुके ये देश को। ये सब जो कुछ लूटा है ये हमारा लूटा है, किसी और का नहीं लूटा है। साथियों, मेरी बात पर गौर करो, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। और यदि किसी के ऊपर कर्जा है, बैंकों का कर्जा है, लोन ले रखा है, चुकता नहीं हो रहा है, किस्तें नहीं भरी जा रही हैं और बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, तो कहीं और मत जाओ, हमसे मिलो। हम आपका आवेदन जरूर लगवाएंगे और आवेदन लगवा करके आपके जो कर्ज था उसका निपटारा बिल्कुल वैधानिक तरीके से, एकदम बिल्कुल न्यायिक तरीके से, जो होना चाहिए वैध करेंसी में करेंगे, करवाएंगे। जिसका जितना आपने ले रखा है, जितना उन्होंने लिख रखा है और बना रखा है, बहुत थोड़ा बनता है जी। आपको कागज पकड़ा रखा है, कागज दे रखा, कागज, रुपए तो दिए ही नहीं है। मैंने बताया ना, 1 रुपए का मानक 777 मिलीग्राम सोना होता है, 777 मिलीग्राम सोना। इसके हिसाब से बंद करने चले हैं 2000 का नोट। जानते हैं 2000 का नोट जब छापा था तो क्या लिया था? एक नोट के बदले 1.5 किलो सोना। उस पर लिखा हुआ है, मैं धारक को 2000 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। उस 1.5 किलो सोने को कौन देगा? ऐसे नोट को कैसे बंद कर देंगे? पहले हमारा सोना दो, फिर नोट बंद कर दो। ये तो यहां कागज बन गया, हमारा सोना किधर गया भाई? उसे कहां भिजवा रहे हो? इंग्लैंड जा रहा सारा सोना। बताया ना, सोमदेव जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके तो मालिक विदेशों में बैठे, रॉथशील्ड बैठे हैं, रॉकफेलर बैठे हैं, और जाने कितने भैया बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, यहां नहीं है। सोना तो बाहर जा रहा है और हमें कागज दिया जा रहा है, और कागज भी वो जिसे बंद हो जाने के बाद में रद्दी में भी ना बिके, ऐसा कागज। सावधान हो जाइए मेरे भारतवासियों, सावधान हो जाओ, संभल जाओ। सोना लो, कागज नहीं, ठीक है ना? कर्ज में मत डूबे रहो। इसी के साथ धन्यवाद।